पाकिस्तान शुगर के केसेस में आज भी उसका रैंक पहले नंबर टॉप पर पे है। जी। ऐसा क्यों? तो मुझे पता है कि ये इन कंट्रीज़ में भी डायबिटीज़ की जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान इन सब से आगे निकल गया है डायबिटीज़ में। 20 से 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, एडल्ट्स, वो 20 साल ज़्यादा वाले भी? जी, वो ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और ये बीमारी कौन-सी? टाइप्स है ना मुख्तलिफ डायबिटीज़ की। जी। टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दी। इसके अलावा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इसके क्या असरात होते हैं? इंसान टाइप 2 डायबिटिक बनता ही तब है जब उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन जो है वो गेटवेज़ खोल नहीं पाती और क्या होता है कि ब्रेन को फिर मैसेज मिलता है कि और इंसुलिन निकालो। हाइपर इंसुलिनीमिया जिसे कहते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है, वो लिवर पे एक्ट करता है और लिवर में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है, उसकी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ करता है, प्लस लिवर से अलग और ग्लूकोज़ बना के निकालता रहता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आपकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मैं उनसे पूछने जा रही हूँ। एक नशिस्त हमारी गालिबन 1 साल पहले हुई थी और आज इतने वो मसरूफ़ हैं कि आज मौका मिला, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा भी रखी है, इल्म तो है उनके पास। और लोगों का इलाज कैसे करते हैं, आजकल मसाइल क्या बढ़ गए हैं और क्या-क्या गलत फहमियाँ लोगों के ज़हनों में पैदा हो गई हैं सोशल मीडिया के बायस, वो तमाम चीज़ें आज हम डॉक्टर शाहिद नदीम साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र। डॉक्टर से तो ये पूछना आपका काम कैसे चल रहा है, अगर वो कह दे अच्छा चल रहा है तो वो भी एक अजीब-सा तासुर जाता है। आपकी सेहत तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमसे पूछा जाए ना कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं यार देखें डॉक्टर साहब दुआ माँगते होंगे कि हम मरीज़ आएँ, लोग ज़्यादा बीमार हों। लेकिन ये है अल्लाह कि रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरीज़ों के लिए भी शिफ़ा की दुआ ही माँगता हम तो दुआ यही करेंगे कि जो आपके पास आए या किसी भी डॉक्टर के पास जाए शिफायाब होकर आए हूँ। और एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर के पास ही जाए। डॉक्टर साहब, अभी एक बहुत अफसोसनाक खबर मेरे तक पहुंची है। पिछले साल भी जब हम बात कर रहे थे तो पाकिस्तान शुगर के केसेस में सबसे ऊपर था जी, और जी। आज भी मैं जब आपके पास आने से पहले पढ़ रही थी तो आज भी उसका रैंक पहले नंबर पर टॉप ही पे जी। है। ऐसा क्यों? देखिए डायबिटीज़ में पहले भी हम कोई इतने ज़्यादा पीछे नहीं थे। लेकिन ये जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स आई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अफ़सोसनाक हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में, इवन के इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, इसके अलावा केसेस बांग्लादेश और श्रीलंका और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ है, क्योंकि इन ममालिक के पेशेंट्स मैं देखता हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि ये इन कंट्रीज़ में भी डायबिटीज़ की जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान बड़े अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान इन सब से आगे निकल गया है डायबिटीज़ में। और उसकी वजह जो है वो एक तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है या हमारी जो मिडल एज या प्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा शिकार हुई। ये अफ़सोसनाक बात है कि 20 से 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, एडल्ट्स, वो 20 साल ज़्यादा वाले भी? जी, वो ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और ये बीमारी कौन-सी? टाइप्स है ना मुख्तलिफ डायबिटीज़ की। जी। टाइप 2 डायबिटीज़, ये इसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसने पाकिस्तान को टॉप पे ले आया है। और जो अगर वजह पूछें कि ये, जी, जी, वो बिल्कुल। सारी वजह रिलेट करती है लाइफ़स्टाइल से। लाइफ़स्टाइल से हमारा जो पाकिस्तानी ख़ासकर आफ्टर कोविड, कोविड तक तो हालात चलो थोड़े से बेहतर थे, पाकिस्तान का दूसरा तीसरा नंबर था। हुँ। साउथ एशिया में थोड़ा-सा और नीचे था। लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। लोगों का लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया। हुँ, लोगों ने रात को काम करना शुरू हो गए। हुँ। वर्क फ्रॉम होम एक जी, एक बिल्कुल, एक टर्म यूज़ हुई कोविड में, अभी तक बिल्कुल, यूज़ होती है अभी वर्क तक फ्रॉम है। होम, जी। ठीक है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम और नाइट की जॉब्स, फिर स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस, फिर ज़ाहिर है बैठे रहने वाला काम सारा, घर से बाहर जाना नहीं, ज़ाहिर है लॉकडाउन है। ठीक है। कैसे जाएँगे? तो वो सारी चीज़ों ने ना पाकिस्तान में जो है ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दी। इसके अलावा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया और हम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज़ और वॉक से पीछे हो गए। हमारे पास टाइम नहीं है पार्क्स में जाने का, जिम में जाने का या इवन घर में थोड़ी बहुत चहलकदमी का कोई टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि जी अगर हमने शॉपिंग करने जाना है
और हमें किसी ब्रांड के स्टोर पे जाना है, हम्म। तो अगर उस स्टोर के एग्जैक्ट सामने हमने गाड़ी पार्क नहीं की तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है, यार ये क्या, मैं इतनी दूर पार्क करूँ और मैं यहाँ से चल के आऊँ। ये हमें बड़ी हमें अपनी इज्जत नफ्स पे जो है ना बुरा लगता है कि जी हम इतनी दूर चल के जाएं, हम चल के जाएं। तो ये वो चीज़ें, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ हो गई है। डॉक्टर साहब, एक टर्म हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी जी। फिर हम उसके साथ ही सुनते हैं शुगर स्पाइक, फिर उसको कंट्रोल करना, डाइट प्लान्स भी आ गए हैं। पहले तो मैं समझना चाहती हूँ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या और इसके क्या असरात होते हैं? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें जो बेसिक पैथोलॉजी होती है वो यही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक। इंसान टाइप 2 डायबिटिक बनता ही तब है जब उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि जो भी इंसान का जिस्म इंसुलिन बना रहा है, लबलबा बनाता है। ठीक। तो ये जो पैनक्रियाज लबलबा जो इंसुलिन बना रहा है, इसका जो असर है ठीक। वो नहीं होता बॉडी ओके। में। और इसके मतलब ये है कि इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल्स के ऊपर होते हैं उनमें इंसुलिन एक्ट करती है, और वो करते क्या, वो गेटवेज होते हैं। ठीक है। तो वो जो रिसेप्टर्स जो गेटवेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन की एक्शंस की वजह से वो दरवाजे खुलते हैं और वहाँ से ब्लड से जो ग्लूकोज है जो खाने से बड़ा होता है ठीक वो है। उन सेल्स के अंदर चला जाता है और लेवल ब्लड में नॉर्मल हो जाता है। ये इंसुलिन का एक्शन है। अब ये जो गेटवेज खोलना और ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करना, ये इंसुलिन का काम है। इस काम में रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन जो है वो गेटवेज खोल नहीं पाती, ठीक। और क्या होता है कि ब्रेन को फिर मैसेज मिलता है कि और इंसुलिन निकालो। अच्छा। जब ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, सेल भूखा है, वो मैसेज करता है थ्रू नर्व्स ब्रेन में कि भाई मुझे तो ग्लूकोज ही नहीं आ रही। अब ब्रेन कहते हैं कि यार ग्लूकोज तो इंसुलिन ने गेटवेज खोलने हैं ना, तो चलो इंसुलिन बढ़ाता हूँ। वो लबलबे को हुक्म देता है कि चलो भी निकालो। वो फिर पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, वहां से और इंसुलिन निकलती है। तो क्या होता है कि इंसुलिन काम भी नहीं कर रही होती, फिर और भी ज्यादा निकल रही होती है। ठीक है। हाइपर इंसुलिनीमिया जिसे कहते हैं, ठीक है। इन्हीं लोगों में होता है जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। होता क्यों है कि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा निकल रही होती है, और क्यों निकल रही होती है कि वो अपना काम नहीं कर रही थी। तो दिस इज़ व्हाट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मोटापा है, ओबेसिटी है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसमें कुछ बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, कुछ फैट है ऐसे हैं जो बैड फैट्स या जी। बैड जी। कोलेस्ट्रॉल जिन्हें कहते हैं, उनके लेवल्स हाई हो जाते हैं। उसकी वजह से लिवर जो है वो बल्की हो जाता है, फैटी हो जाता है, जिसको फैटी लिवर जी कहते हैं। बिल्कुल। ये भी एक फैक्टर है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। दूसरा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन होता है जो ब्रेन से निकलता है, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल। जी तो बिल्कुल। कॉर्टिसोल उन लोगों में ज़्यादा निकलता है जो स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी नींद का साइकिल, मैंने कहा ना कोविड के बाद नींद का साइकिल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से जो नींद की कमी आई उससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा। कॉर्टिसोल क्या करता है, वो लिवर पे एक्ट करता है और लिवर में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है, उसकी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज करता है, प्लस लिवर से अलग और ग्लूकोज बना के निकालता रहता है। बंदा खा नहीं रहा होता, उसका अपनी ही बॉडी ग्लूकोज निकाल रही होती है, जिसकी वजह से शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इंसुलिन हो रेजिस्टेंस होती है। और कहा यह जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हैवी वेट, मोटापे के शिकार लोगों में ज्यादा होती है। ये जो टेंशन में होते हैं उनको ज्यादा उनको ज्यादा। डॉक्टर साहब, अभी आपने दो चीज़ों का जो जिक्र किया, एक तो कॉर्टिसोल और फिर आपने फैटी लिवर का जिक्र किया। तो मैं एक स्टडी में ये भी पढ़ी थी कि अगर आप रात में देर गए तक जाग रहे हैं और आप कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं, फिर भी आपकी बॉडी कॉर्टिसोल लेवल को हाई करेगी और वो जो फैट होगा वो सारा लोअर बॉडी के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और ख़वातीन में खास तौर पर जी जी आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड ये बात है। और होता ये कि जब नींद की कमी होती है, बेशक लोग कुछ खाते नहीं है, बस सो नहीं बस पाते, जाग रहे हैं, बस जाग रहे हैं, टीवी काम देख कर रहे रहे हैं, हैं, बिंज टीवी देख वॉचिंग रहे हैं। करते हैं आजकल। हाँ जी, टीवी देख रहे हैं या स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। टेंशन की वजह से नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, जी जी। नींद की कमी। जी। तो ये सारी सूरत हाल में जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता है। और इसका दूसरा नाम पता है क्या है इस हार्मोन का? नहीं, मुझे नहीं मालूम। स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। कॉर्टिसोल को दूसरे लफ्जों में या एक निक नेम कह लें उसका, स्ट्रेस हार्मोन। आम फहम लोगों को समझाने के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक यानी है। जिनको स्ट्रेस होती है, चाहे और स्ट्रेस की वजह से नींद की कमी हो या ना हो, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है? एक कॉर्टिसोल जो है, ये जितने भी अनहेल्दी फैट है और जितना भी फैट बॉडी में है उसको
लिवर पे और एडिपोज टिश्यू में पेट के गिर्द पेट जमा के करता गिर्द, है। ये तो टायर लोग कहते हैं हमारा बन जी गया। बढ़ गया। और उसमें ये होता है सेंट्रल ओबेसिटी, इसको हम ठीक। कहते हैं मेडिकल टर्म, जो आप देखते हैं थिन लोग होते हैं लेकिन पेट निकला होता है, ये इसी कॉर्टिसोल की वजह से। प्लस वो मैंने कहा ना ग्लूकोन्यूजेनेसिस के जरिए कॉर्टिसोल फिर लिवर से भी ग्लूकोज भी बनाता है। और ठीक है। अच्छा, वो ग्लूकोज जब ब्लड में आता है, अब उसका मेटाबॉलिज्म तो खराब है डायबिटिक्स में, वो नहीं जा रहा सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो फिर अनहेल्दी फैट में चेंज हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक और है। फिर वो ये जो अनहेल्दी फैट है ये जाके कहाँ स्टोर होता है, टमी में, फिर पेट निकलना शुरू हो पेट जाता है। निकलता है। तो बेसिकली कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, इसकी वजह से भी सेंट्रल ओबेसिटी होती है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसान वैसे स्मार्ट नजर आता है लेकिन उसका पेट निकला होता है। और ये पेट निकलना और सेंट्रल ओबेसिटी भी इज वन ऑफ द साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ऐसे लोग जिनका पेट निकला उनको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आइंदा हो सकता है कि उनको डायबिटीज हो जाए। एक आम फहम बात आपसे पूछना चाहती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि जो मोटापे का शिकार हैं या वजन किसी वजह से बढ़ गया, वो लोग शुगर का शिकार होंगे, लेकिन ये भी देखा गया है कि दुबले पतले से लोग हैं और वो शुगर पेशेंट हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो मोटापे के शिकार लोग हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और उनको डायबिटीज़ की रेशियो में ज़्यादा है। ज़ाहिर उनका लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी जी। होता है, वेट भी होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है या उनमें डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के ये जो साइन जिसका जिक्र मैंने किया कि जी गर्दन स्याह हो जाती है, डार्क कलर ठीक के है। स्पॉट्स आते हैं, बगलों में भी जो है ना वो ग्रे और ब्लैक किस्म के रैशेज हो जाते हैं डेवलप, ये भी एक जिसको हम एक्ैंथोसिस ओके। निग्रिकन्स कहते हैं, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा साइन है जो कि ज़्यादातर हैवी वेट लोगों में या मोटे लोगों में होता है। इसके अलावा मोटे लोगों में ये सेंट्रल ओबेसिटी, पेट निकल आता है, ये भी एक साइन है। डबल चीन, जिनकी चीन थोड़ी सी लटकी होती है, हम देखें ना लड़की होती है, लोग जी, यंग ऐसा होते हैं है। लेकिन चीन लटकी हुई है। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है। ये मोटे मोटे जो मेजर साइंस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन ये साइन सिर्फ मोटे लोगों में नहीं होते, इंसुलिन रेजिस्टेंस पतले लोगों में भी होती है। और ये आजकल जो है लोगों को नहीं इस बात का पता कि यार जो पतले हैं उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। वो समझते हैं कि नहीं यार मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेरा तो वजन इतना है ही नहीं तो मुझ में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो सकती या मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती। ये गलत कॉन्सेप्ट है। पतले लोगों में भी डायबिटीज होती है और उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और उसके जो साइंस होते हैं, जो निशानियां होती हैं, अलामात होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वो मोटे लोगों से डिफरेंट होती हैं। वो क्या होती है? वो जो पतले लोगों में सबसे बड़ा साइन ये होता है कि उनकी शुगर लेवल्स बहुत स्पाइक करते हैं। ठीक। यानी कुछ खाए पिए बगैर, इवन चीनी, मीठा, रोटी, चावल लिए बगैर उनकी शुगर जो है, फास्टिंग जो है वो 200 से ऊपर होती है, रैंडम लेवल 300 प्लस होती है। ये बहुत ज्यादा हाई शुगर लेवल्स। दूसरा ब्रेन फॉग्स, यानी उनको वो हर वक्त एंग्शियस रहते हैं, पैनिकी अटैक्स आते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा चढ़ा रहता है हर वक्त, मतलब हर वक्त बिला वजह मूड खराब है। हाँ, मूड खराब रहता है उनका, हर वक्त वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये भी एक साइन है लेकिन पतले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का। दूसरा, ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो डायबिटिक्स में होता है वो हम कहते हैं कि 120/80 से किसी सूरत ऊपर ना जाए ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन ये इन लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो थिन होते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसमें होती है, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा 130 प्लस रहता है सिस्टोलिक, 80 प्लस रहता है डायस्टोलिक, और वो खतरनाक भी है। प्लस वो इस बात का साइन भी है कि इनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक बात। दूसरा ये कि जो पतले लोग होते हैं उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और वो साइन है इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का, कि वो सो नहीं पाते, उनमें इंसोम्निया होता है। वो सोते हैं लेकिन उनको नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, सेडेटिव्स लेनी पड़ती हैं, उनको नींद नहीं आती। तो ये भी एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो कि पतले लोगों में होता है। एक और साइन जो कि पतले लोगों में होता है, विदाउट एनी स्किन चेंज, उनके मसल ही डेवलप नहीं होते, मसल लॉस जो है बहुत ज्यादा होता है। वो पतले दुबले होते हैं, कुछ भी कर लें उनका मसल मास वजन नहीं बढ़ता, मसल मास नहीं बढ़ता। तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है कि जो पतले लोगों में पट्टे कमजोर से कमजोर होते रहते हैं, वो बढ़ते ही नहीं। तो ये भी एक साइन है। तो ये कुछ ऐसे साइन है जो कि थिन लोगों में होते हैं और लोग समझते हैं कि यार थिन लोगों में डायबिटीज नहीं होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और ये साइन है उसके। और ये अक्सर लोगों में देखा गया है कि ऐसे लोग जिनके मैंने साइन बताए उनमें डायबिटीज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जो देख रहे हैं उनको ये ख्याल भी रखना चाहिए कि अगर ऐसे साइंस वो महसूस करें अपने अंदर तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। शुगर इतनी कॉमन है, अब पाकिस्तान इसमें टॉप पे चला गया, तो कोई भी एक शख्स
कौन सी ऐसी आदत अपनाए या कैसा लाइफस्टाइल हो जो ये इससे बच सके? प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर मैं चाहती हूँ तमाम देखने वाले भी सुने। मतलब जिसको डायबिटीज नहीं है, या अगर उसको रिस्क फैक्टर है, उसके पेरेंट्स को है या उसकी फैमिली में है, तो वो चाहता है कि मैं बच के रहूं इससे, मैं तो बिल्कुल बच कैसे के एकदम जी, देखिए उसमें ये है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। अब लाइफ स्टाइल में क्या चीजें आती हैं? आपका खाना, जी, आपका सोना, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज, आपका चलना फिरना, ये सारी आपकी लाइफस्टाइल में आती है। प्लस आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है, उससे आपने अपने आप को टेंशन वाली जिंदगी नहीं लेनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। तो अगर कोई भी बंदा अपने आप को बचाना चाहता है, अगर उसको खतरा है डायबिटीज का, तो एक चीज तो उसने बहुत जरूरी करनी है, वो ये करना है कि अपने वजन को इन चेक रखना है, ठीक, अपने वजन पे नजर रखनी है। उसको कभी भी अपना जो बीएमआई है, या जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, जो हाइट से और वेट से जो जी, नापा जी, जाता है, बिल्कुल, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका बीएमआई कभी भी 27-28 से ऊपर ना जाए। ठीक है, ये पहला उसने प्रिवेंशन करनी। सही, दूसरा उसने ये करना है कि उसने अपनी जो भी बिजी लाइफ है, उस चाहे देखिए प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं हो सकता ना, जी, या हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे ज्यादा तो बिजी कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर वो अपने जिंदगी में से आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप कितने बिजी हैं, आप कितने बिजी हैं जी, क्या कर सकते हैं? अगर आप 30-40 मिनट रोजाना अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते एज के हिसाब से, यंग है जिम जाएं आधा पौने घंटे के ठीक लिए, है, मिडिल एज है जॉगिंग करें पार्क्स में सही, जाके, ओल्ड एज है घर में आप डिफरेंट किस्म की योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑन चेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? डॉक्टर साहब एक बड़ी मशहूर दवा का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जी मैंने जी पिछले एक पॉडकास्ट में भी पूछा था जी जी तबीबा साहिबा से, ओज़ेम्पिक कुछ लोगों के लिए बड़ा मैजिकल काम कर रही है। जितना मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, शुगर पेशेंट्स को दिया जाते हैं इसके इंजेक्शंस, लेकिन लोग इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कुछ इसके साथ चीज़ें जुड़ गई हैं कि कहीं ब्लाइंडनेस हो गई, ब्रेन में कोई मसला हो गया या बॉडी में कोई ऐसा डिसफंक्शन हो गया। तो पहले हिस्से में मैं जानना चाहूँगी कि ओज़ेम्पिक है क्या? इसको कौन-कौन इस्तेमाल कर सकता है? फिर डिटेल में इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके फ़ायदे बताइएगा। देखिए जो ओज़ेम्पिक या इससे रिलेटेड जो भी मेडिकेशन को हम GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं, ये मतलब जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दवाइयों की जो टेक्निकल कैटेगरी, नाम है, टेक्निकल नाम है, जी, मुश्किल है, लेकिन जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए कि ठीक, GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि मैदे पे एक्ट करती हैं, स्टमक पे, और एक स्टमक पे हार्मोन होता है GLP-1 हार्मोन, अच्छा, ये वहाँ से इनका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। और ये दवाइयाँ एक ख़ास किस्म के हार्मोन पे एक्ट करती हैं और इसकी सिक्रीशन को थोड़ा-सा बढ़ाती हैं, जिससे होता क्या है? GLP-1 की सिक्रीशन को बढ़ाने से होता क्या है? ये मैदे में होता है ये हार्मोन, और ठीक, जो स्टमक की जो लाइनिंग नहीं होती, वहाँ से ये जी, सिक्रीट करता है। इट्स अ हार्मोन, ठीक है? अच्छा, अब ये हार्मोन क्या करता है? ये आम आदमी में भी होता है। जब हम ठीक, खाना खाते हैं, तो ये निकलता है ओके, लाइनिंग से, और इसका काम क्या होता है कि ये जो है एक तो जैसे-जैसे ग्लूकोज़ बढ़ता है खाने के साथ, तो ये लबलबे को जाके कहता है कि निकालो इंसुलिन। यानी जैसे-जैसे ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है, तो उससे ठीक, रिलेटेड जितनी भी इंसुलिन निकलती है, वो इसके कहने पे निकलती है, GLP-1 के कहने पे। बिल्कुल ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया उसका। दूसरा GLP-1 जो है, ये करता क्या है, ये ब्रेन में एक्ट करता है, और ब्रेन में एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, हुँ, ठीक है? ये समझिए, इसको हम कह लें कि भूख का सेंटर है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में एक पार्ट होता है, उसमें ये सेंटर होता है, एपेटाइट सेंटर कह लें उसको, ठीक है? और उसका काम क्या होता है कि भूख को कंट्रोल करता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो ये निकलता है और ये सीधा ब्रेन में जाके ऐड करता है और कहता है कि यार बस, अब भूख कम कर दो। ठीक है, तो भूख कम हो जाती है इससे, ओके, और बंदा भरा-भरा फ़ील करता है, और बंदे का फिर जब खाने को दिल नहीं करता है या उसका पेट भरा महसूस करता है, तो खाना कम खाता है। हुँ, तो ये वो एक्शन है जहाँ से वेट लॉस के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसका एक्शन है जिसकी वजह से ये शुगर लेवल्स भी कंट्रोल करता है और वेट लॉस की भी करता है, ठीक और है, यही खूबी है इसकी, जो कि शुगर के अंदर तो चलो ये मेडिकेशन अब यूज़ हो ही रही है, सही, लेकिन वेट लॉस के भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही समझिए एक मिथ है, और वो ये है, या मिथ कह लें या ये, कि जी ये कोई भी यूज़ कर सकता है। ये मिथ गलत है, और वेट डॉक्टर लॉस के साहब लिए। लोग कर रहे हैं यूज़ हाँ, और ये आस-पास अगर आप नज़र एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, दौड़ाएँ तो आपको एग्ज़ैक्टली, नज़र मेरे आएँगे। पे कई पेशेंट और उनके रिश्तेदार मुझसे राब्ता करते हैं क्लिनिक पे कि जी हमारा रिश्तेदार या हम लोग जो हैं
मेरा वजन ज्यादा है, तो मैंने किसी के कहने पे, भाई ने कह दिया या किसी कजन ने कह दिया या किसी दोस्त ने कह दिया, या ये टीका मैं लेके आया हूँ अमेरिका से या फलां जगह से, मैंने बड़ा वेट लॉस कर लिया से, तुम यूज कर लो। तो उसने बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के, बगैर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेने से वो इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये इंजेक्शन अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय के बगैर यूज़ करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो भी होते हैं। दूसरा ये कि इस इंजेक्शन की कुछ डोजेज होती हैं जो कि आपको डिफरेंट टेस्ट को मॉनिटर करके वो बढ़ाई जाती हैं। जो एक टेक्निकल बंदा है, ठीक है। प्रोफेशनल डॉक्टर ही इस बात को समझ के आपकी डोज को बढ़ाता है। लोग क्या करते हैं, एक डोज फिक्स जो आई, दोस्त ने बताई कि मैंने ये लिया है तो बस तुम तो वही लेते रहते हैं, अल्लाह तो क्या होता है, वेट स्टक कर जाता है, वेट स्टक कर जाता है और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होने शुरू होते हैं। 2-4 किलो कम किया, बस रुक गया। और जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं मैदे पे, ज़ाहिर है मैदे पे एक्ट करते हैं, तो जाहिर है। गैस्ट्राइटिस और अल्सर और नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके बड़े मेजर कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब वेट स्टक करता है, लोग लेते रहते हैं, तो ये तो काम करना छोड़ देता है। जब काम करना छोड़ता है तो ज़ाहिर है वेट तो रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन लोग ले रहे होते हैं, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो साइड इफेक्ट्स जाते आने शुरू होते हैं। हैं। डॉक्टर साहब, फिर ये बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए कितना नुकसानदेह, ये भी बताइएगा। देखिए, ब्रेन पे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। इसका सारा जो मैंने आपको मैकेनिज्म एक्शन जी बताया, जी जी। इसका सारा एक्शन मैदे से रिलेट करता है। ठीक है। ठीक है, और हाँ, मैदा ही सिग्नल दे रहा है दिमाग को। मैदे से सिग्नल जाता है कि यार भूख कम कर दो, तो मैदा भूख कम कर देता है। और मतलब दिमाग मैदे को कहता है कि यार भूख कम कर दो, या भरा फील करो, तो मैदा भरा फील करता है और इंसान को भूख कम लगती है तो कम खाता है और वेट रिड्यूस होता है। यही मैकेनिज्म एक्शन है इसका, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पे नहीं है। ठीक है। सुनने में याद है कि यार ब्रेन का कोई जी, कैंसर कुछ कॉज केसेस करता है, हमने हाँ जी। ऐसे सुने, अब वो सच है या झूठ है वो आप ही हमें बताएंगे। देखिए जी, इसका तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो कि अभी जो मशहूर हो रहा है कि ये अंधापन कर देता है, जी आंखों की बनाई छीन लेता है, जी। या ये ब्रेन में कोई कैंसर कर देता है, या ब्लड में कोई कैंसर कर देता है, या कोई भी कैंसर ये कर देता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सारा ताल्लुक मैदे से है। मैदे में ये गैस करता है, तेजाबित करता है, वॉमिटिंग, नोजिया, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, कुछ केसेस में, और रिसर्च बेस्ड मैं जो साइड जी इफेक्ट्स बता जी रहा हूँ, जी जी। कोई रिसर्च हुई थी इस ठीक पे, है। और अभी भी चल रही है रिसर्च। रैट्स में, चूहों में जो है मेडुलरी थायराइड कैंसर, ये खास किस्म का थायराइड का कैंसर होता है, सिर्फ रैट्स में देखा गया है कि इस इंजेक्शन की वजह से रैट्स में, चूहों में, इंसान में थायराइड कैंसर का कोई केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ना रिसर्च में ये बात साबित है कि जो है ये इंजेक्शन जो है ना, वो किसी भी किस्म का थायराइड का कैंसर करता है, ये बात नहीं है। यानी लेकिन इसमें फिर भी डॉक्टर जो प्रोफेशनल लोग हैं, मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं भी प्रॉपरली उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनको स्क्रीनिंग करता हूँ कि थायराइड का कोई डिसऑर्डर तो उनको नहीं है, तो हम नहीं देते। ठीक है, हालांकि ये रैट्स में ये साइड इफेक्ट नोट हुआ है, ह्यूमंस में ऐसा कोई साइड इफेक्ट आज तक किसी भी रिसर्च में नहीं आया और नहीं आएगा, क्योंकि इसका रोल ही नहीं है थायराइड के साथ। ठीक है। लेकिन ये चीज होती है। प्लस कुछ लोगों में, सब में नहीं, बहुत कम लोगों में इसका एक साइड इफेक्ट होता है गॉल स्टोन्स का, पित्ते की ठीक, पथरी करके। पथरियां जो तो है। किसी को अगर पित्ते की पथरी की पहले से हिस्ट्री है जी। या उसकी फैमिली में है, तो फिर तो चलो आप ना लें, ये साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर किसी का पित्ता ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो वो ले सकता है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, डॉक्टर्स के ठीक है। कहने पे। यानी जो भी दवा या इंजेक्शन आप ले रहे हैं, डॉक्टर की सुपरविजन में और उसकी डिवाइस के बगैर इस्तेमाल ना और करें। जिन लोगों का कोलिसेक्टेक्टमी हो चुकी होती है, ठीक। यानी जिनका पित्ता निकाला जा निकाला चुका होता है, तो वो तो लाजमी ले सकते हैं, उनको ये गॉल स्टोन्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो होते हैं इसके लिए। इसके अलावा कुछ अंडर 1%, लेस देन 1% केसेस में जो है ये पेनकेटाइटिस करता है, यानी जो लबलब है उसकी इन्फ्लेमेशन या उसकी इन्फेक्शन करता है, लेकिन वो भी लेस देन 1% केसेस में। वो भी सिर्फ उन लोगों में जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर हो, पेनकेटाइटिस का फैमिली हिस्ट्री चल रही है, जी। या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, ठीक। या फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या इस किस्म के जो लोग हैं जो कि एट रिस्क हैं फॉर डेवलपिंग पेनकेटाइटिस, तो उनमें हम इसको एहतियात का मशवरा देते हैं या मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि यार देखते रहें लबलेबे को कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा अगर इंजेक्शन ले रहे हैं। लेकिन लोग क्यों क्या करते हैं, अनएथिकल यूज, खुद से यूज कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर की राय से नहीं कर, तो उनमें फिर क्या होता है कि वो फिर ये साइड इफेक्ट्स उनमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मॉनिटरिंग तो किसी से करवा ही नहीं रहे, बिल्कुल। तो वो फिर साइड इफेक्ट आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी इसका साइड, भाई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको है, क्योंकि आपने
इसको सेल्फ ओवर द मेडिकेशन काउंटर कर या ली सेल्फ ना। मेडिकेशन पे कर दिया। तो सेल्फ मेडिकेशन पे ओज़ेम्पिक या इस किस्म की कोई भी इंजेक्शन वेट लॉस के लिए यूज ना करें, क्योंकि इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है। उनको होते हैं जो इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, या किसी अनप्रोफेशनल की एडवाइस पे कर रहे होते हैं, या किसी भाई बहन कजन से सीख के या लेके वो इंजेक्शन यूज कर रहे होते हैं, उनको होते हैं। डॉक्टर की एडवाइस पे कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और बिल्कुल जहां तक ठीक। ये साइड इफेक्ट है इसका कि जी ब्लाइंडनेस करता है, अंधापन करता है या कैंसर करता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इस इंजेक्शन का कोई इफेक्ट आंखों की बिनाई पे या पर्दे पे नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से हमने ये जाना, और क्योंकि इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था तो ये मैं भी जानना चाह रही थी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मशहूर दवा का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जी मैंने जी पिछले एक पॉडकास्ट में भी पूछा था जी जी तबीबा साहिबा से। ओज़ेम्पिक कुछ लोगों के लिए बड़ा मैजिकल काम कर रही है। जितना मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, शुगर पेशेंट्स को दिया जाते हैं इसके इंजेक्शंस, लेकिन लोग इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कुछ इसके साथ चीज़ें जुड़ गई हैं कि कहीं ब्लाइंडनेस हो गई, ब्रेन में कोई मसला हो गया, या बॉडी में कोई ऐसा डिसफंक्शन हो गया। तो पहले हिस्से में मैं जानना चाहूँगी कि ओज़ेम्पिक है क्या, इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, फिर डिटेल में इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके फ़ायदे बताइएगा। देखिए, जो ओज़ेम्पिक या इससे रिलेटेड जो भी मेडिकेशन को हम GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं, ये मतलब जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दवाइयों की जो टेक्निकल कैटेगरी, नाम है टेक्निकल नाम है, जी। मुश्किल है, लेकिन जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए कि ठीक। GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो कि मैदे पे एक्ट करती हैं, स्टमक पे। और एक स्टमक पे हार्मोन होता है GLP-1 हार्मोन, अच्छा। ये वहाँ से इनका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। और ये दवाइयाँ एक ख़ास किस्म के हार्मोन पे एक्ट करती हैं और इसकी सिक्रीशन को थोड़ा-सा बढ़ाती हैं, जिससे होता क्या है, GLP-1 की सिक्रीशन को बढ़ाने से होता क्या है, ये मैदे में होता है ये हार्मोन, ठीक और जो स्टमक की जो लाइनिंग नहीं होती, वहाँ से ये जी। सिक्रीट करता है। इट्स अ हार्मोन, ठीक है? अच्छा, अब ये हार्मोन क्या करता है, ये आम आदमी में भी होता है। जब ठीक। हम खाना खाते हैं, तो ये निकलता है ओके। लाइनिंग से। और इसका काम क्या होता है कि ये जो है एक तो जैसे-जैसे ग्लूकोज़ बढ़ता है खाने के साथ, तो ये लबलबे को जाके कहता है कि निकालो इंसुलिन। यानी जैसे-जैसे ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है, तो उससे ठीक। रिलेटेड जितनी भी इंसुलिन निकलती है, वो इसके कहने पे निकलती है, GLP-1 के कहने बिल्कुल ठीक है। पे। एक तो ये फंक्शन हो गया उसका। दूसरा GLP-1 जो है, ये करता क्या है, ये ब्रेन में एक्ट करता है, और ब्रेन में एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, हुँ। ठीक है? ये समझें, इसको हम कह लें कि भूख का सेंटर है। ठीक है। हाइपोथैलेमस में एक पार्ट होता है, उसमें ये सेंटर होता है, एपेटाइट सेंटर कह लें उसको, ठीक है? और उसका काम क्या होता है कि भूख को कंट्रोल करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो ये निकलता है और ये सीधा ब्रेन में जाके ऐड करता है और कहता है कि यार बस, अब भूख कम कर दो। ठीक है। तो भूख कम हो जाती है इससे, ओके। और बंदा भरा-भरा फ़ील करता है, और बंदे का फिर जब खाने को दिल नहीं करता है या उसका पेट भरा महसूस करता है, तो खाना कम खाता है। हुँ। तो ये वो एक्शन है जहाँ से वेट लॉस के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका एक्शन है जिसकी वजह से ये शुगर लेवल्स भी कंट्रोल करता है और वेट लॉस की भी करता है। ठीक और है। यही खूबी है इसकी, जो कि शुगर के अंदर तो चलो ये मेडिकेशन अब यूज़ हो ही रही है, सही। लेकिन वेट लॉस के भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही समझिए एक मिथ है, और वो ये है, या मिथ कह लें या ये, कि जी ये कोई भी यूज़ कर सकता है। ये मिथ गलत है और डॉक्टर वेट लॉस साहब, के लिए। लोग कर रहे हैं यूज़, हाँ, और ये आस-पास अगर आप नज़र एग्जैक्टली एग्जैक्टली दौड़ाएँ तो आपको एग्जैक्टली नज़र मेरे पे आएगी। कई पेशेंट और उनके रिश्तेदार मुझसे रब्ता करते हैं क्लिनिक पे कि जी हमारा रिश्तेदार या हम लोग जो हैं, मेरा वजन ज्यादा है, तो मैंने किसी के कहने पे, भाई ने कह दिया या किसी कजन ने कह दिया या किसी दोस्त ने कह दिया, ये टीका मैं लेके आया हूँ अमेरिका से या फलां जगह से, मैंने बड़ा वेट लॉस कर लिया, से तुम यूज कर लो। तो उसने बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के, बगैर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेने से वो इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये इंजेक्शन अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय के बगैर यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो भी होते हैं। दूसरा ये कि इस इंजेक्शन की कुछ डोज़ेज होती हैं, जो कि आपको डिफरेंट टेस्ट को मॉनिटर करके वो बढ़ाई जाती हैं। जो एक टेक्निकल बंदा है, ठीक है। प्रोफेशनल डॉक्टर ही इस बात को समझ के आपकी डोज़ को बढ़ाता है। लोग क्या करते हैं, एक डोज़ फिक्स जो आई, हुँ। दोस्त ने बताई कि मैंने ये लिया है, तो बस तुम तो वही लेते रहते हैं। अल्लाह तो क्या होता है, वेट स्टक कर जाता है। वेट स्टक कर जाता है और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होने शुरू होते हैं। 2-4 किलो कम किया, बस रुक गया। और जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं मैदे पे, ज़ाहिर है मैदे पे एक्ट करते हैं, तो ज़ाहिर है। गैस्ट्राइटिस और अल्सर और नौजिया, वॉमिटिंग, ये इसके बड़े मेजर कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। हुँ। तो जब वेट स्टक करता है, लोग लेते रहते हैं,
तो ये तो काम करना छोड़ देता है। जब काम करना छोड़ता है तो ज़ाहिर है वेट तो रिड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन लोग ले रहे होते हैं, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो साइड इफेक्ट्स जाते आने शुरू हो जाते हैं। हैं। डॉक्टर साहब फिर ये बॉडी के साथ साथ ब्रेन के लिए कितना नुकसानदेह, ये भी बताइएगा। देखिए ब्रेन पे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। इसका सारा जो मैंने आपको मैकेनिज्म एक्शन जी बताया, जी जी। इसका सारा एक्शन मैदे से रिलेट करता है। ठीक है। ठीक है। और हाँ, मैदा ही सिग्नल दे रहा है दिमाग को। मैदे से सिग्नल जाता है कि यार भूख कम कर दो, तो मैदा भूख कम कर देता है। और मतलब दिमाग मैदे को कहता है कि यार भूख कम कर दो या भरा फील करो, तो मैदा भरा फील करता है और इंसान को भूख कम लगती है तो कम खाता है और वेट रिड्यूस होता है। यही मैकेनिज्म एक्शन है इसका, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पे नहीं है। ठीक है। सुनने में याद है कि यार ब्रेन का कोई जी कैंसर कुछ कॉज केसेस करता है हमने हाँ जी। ऐसे सुने, अब वो सच है या झूठ है वो आप ही हमें बताएंगे। देखिए जी, इसका तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो कि अभी जो मशहूर हो रहा है कि ये अंधापन कर देता है, जी आंखों की बनाई छीन लेता है, जी। या ये ब्रेन में कोई कैंसर कर देता है, या ब्लड में कोई कैंसर कर देता है, ये कोई भी कैंसर ये कर देता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सारा ताल्लुक मैदे से है। मैदे में ये गैस करता है, तेजाबित करता है, वॉमिटिंग, नौजिया, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, कुछ केसेस में, और रिसर्च बेस्ड मैं जो साइड जी इफेक्ट्स बता जी रहा हूँ, जी जी। कुछ कोई रिसर्च हुई थी इस ठीक पे है। और अभी भी चल रही है रिसर्च। रैट्स में, चूहों में जो है मेडुलरी थायराइड कैंसर, ये खास किस्म का थायराइड का कैंसर होता है। सिर्फ रैट्स में देखा गया है कि इस इंजेक्शन की वजह से रैट्स में, चूहों में, इंसान में थायराइड कैंसर का कोई केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। ना रिसर्च में ये बात साबित है कि जो है ये इंजेक्शन जो है ना वो किसी भी किस्म का थायराइड का कैंसर करता है, ये बात नहीं है। यानी लेकिन फिर भी डॉक्टर जो प्रोफेशनल लोग हैं, मेरे पास आते हैं लोग, तो मैं भी प्रॉपरली उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनको स्क्रीनिंग करता हूं कि थायराइड का कोई डिसऑर्डर तो उनको नहीं है, तो हम नहीं देते। ठीक है। हालांकि ये रैट्स में ये साइड इफेक्ट नोट हुआ है, ह्यूमंस में ऐसा कोई साइड इफेक्ट आज तक किसी भी रिसर्च में नहीं आया और नहीं आएगा, क्योंकि इसका रोल ही नहीं है थायराइड के साथ। ठीक है। लेकिन ये चीज होती है। प्लस कुछ लोगों में, सब में नहीं, बहुत कम लोगों में इसका एक साइड इफेक्ट होता है गॉल स्टोन्स का, पित्ते की ठीक, पथरी पथरी करके। है जो है। तो किसी को अगर पित्ते की पथरी की पहले से हिस्ट्री है जी या उसकी फैमिली में है, तो फिर तो चलो आप ना लें, ये साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर किसी का पित्ता ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो वो ले सकता है, कोई ऐसा साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, डॉक्टर्स के ठीक है। कहने पे। यानी जो भी दवा या इंजेक्शन आप ले रहे हैं डॉक्टर की सुपरविजन में और उसकी एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना और करें। जिन लोगों का कोलिसेक्टेक्टमी हो चुकी होती है, ठीक। यानी जिनका पित्ता निकाला जा निकाला चुका होता है, तो वो तो लाजमी ले सकते हैं, उनको ये गॉल स्टोन्स का तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो होते हैं इसके लिए। इसके अलावा कुछ अंडर 1%, लेस देन 1% केसेस में जो है ये पेनकेटाइटिस करता है, यानी जो लबलब है उसकी इन्फ्लेमेशन या उसकी इन्फेक्शन करता है, लेकिन वो भी लेस देन 1% केसेस में। वो भी सिर्फ उन लोगों में जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर हो पेनकेटाइटिस का, फैमिली हिस्ट्री चल रही है, जी या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, ठीक। या फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या इस किस्म के जो लोग हैं जो कि एट रिस्क हैं फॉर डेवलपिंग पेनकेटाइटिस, तो उनमें हम इसको एहतियात का मशवरा देते हैं या मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि यार देखते रहें लबलेबे को कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा अगर इंजेक्शन ले रहे हैं। ठीक। लेकिन लोग क्यों क्या करते हैं, अनएथिकल यूज, खुद से यूज कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर की राय से नहीं कर, तो उनमें फिर क्या होता है कि वो फिर ये साइड इफेक्ट्स उनमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मॉनिटरिंग तो किसी से करवा ही नहीं रहे, बिल्कुल। तो वो फिर साइड इफेक्ट आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको है क्योंकि आपने इसको ओवर द काउंटर या सेल्फ मेडिकेशन पे कर दिया। तो सेल्फ मेडिकेशन पे ओज़ेम्पिक या इस किस्म के कोई भी इंजेक्शन वेट लॉस के लिए यूज ना करें, क्योंकि इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है। उनको होते हैं जो इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, या किसी अनप्रोफेशनल के एडवाइस पे कर रहे होते हैं, या किसी भाई बहन कजन से सीख के या लेके वो इंजेक्शन यूज कर रहे होते हैं, उनको होते हैं। डॉक्टर के एडवाइस पे कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और जहां तक ये साइड इफेक्ट है इसका कि जी ब्लाइंडनेस करता है, अंधापन करता है या कैंसर करता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इस इंजेक्शन का कोई इफेक्ट आंखों की बिनाई पे या पर्दे पे नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से हमने ये जाना, और क्योंकि इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था तो ये मैं भी जानना चाह रही थी। डॉक्टर साहब एक और चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पे देखा या किसी दोस्त ने अगर वज़न कम कर लिया तो उन्होंने वो डाइट फॉलो करना शुरू कर दी। अब उस डाइट में एक बिल्कुल शुगर फ्री डाइट हो जाती है। एक तो होता है आपने 10-15 दिन के लिए किया नो शुगर या नो कार्ब हाई प्रोटीन, लेकिन इसको मुसलसल करना कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए जो लोग यंग होते हैं ना, जैसे 20+ या 30+, तो वो तो अगर
ये प्रोटीन वाली डाइट या हाई प्रोटीन डाइट जिसे कहते हैं, जी या लो कार्ब डाइट जिसे कहते हैं कि गोश्त ही खाना है जी, बस ठीक कुछ है, नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा रिस्क होता है इसका, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप प्रोटीन खा लेंगे, सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं। सिर्फ प्रोटीन लेंगे या गोश्त ही खाएंगे, ठीक। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें, बीमारियां हैं जो कि सिर्फ गोश्त की वजह से आ सकती हैं। एक पहली बीमारी तो यूरिक एसिड की है, और खासतौर पे यंग लोगों में, और थोड़ा सा वेट जिनका ज्यादा हो तो उनमें रिस्क होता है कि उनका यूरिक एसिड हाई हो सकता है। फिर यूरिक एसिड की हाई होने की वजह से फिर उसके इफेक्ट्स, पथरियां डेवलप हो जाती हैं, गुर्दे की पथरी हो गई, गॉल स्टोन्स हो गए, ठीक है, इस तरह का वो होता है। ये जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से किडनी पे भी बैड इफेक्ट होता है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है यूरिक एसिड की वजह से। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि इसकी वजह से होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट की वजह से। दूसरा एक इफेक्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो मरीज होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं, तो उनमें गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करने से ये उनका जो ये डिसऑर्डर है, लिपिड डिसऑर्डर, ये एग्रीवेट कर सकता है। एक ये चीज़। दूसरा ये कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट्स का मतलब ये कि आप कार्ब्स नहीं ले रहे जी। अब जो ब्रेन है इंसान का, वो कहाँ से एनर्जी लेता है? ग्लूकोज से, कार्ब से। यानी ब्रेन वाहिद ऐसा ऑर्गन है जो कि अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से रहता है, ठीक। ग्लूकोज से लेता है, प्रोटीन से नहीं, ठीक फैट है। से नहीं। अब क्या होगा कि जब प्रोटीन जब कोई लेना शुरू करता है, ग्लूकोज तो नहीं जा रहा, कार्ब है ही बिल्कुल नहीं, ठीक। तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ऐसे लोग, कई लोग, हजारों लोग मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं जो कि किसी भी की मान के या किसी डाइटिशियन की मान के, किसी, वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट जिसमें कार्ब्स नहीं होते। तो क्या होता है कि वेट तो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन में फिर वो जब वो डाइट छोड़ते हैं तो फिर उनका शुगर लेवल स्पाइक करता है, वो उनको मजीद डिप्रेशन और टेंशन और पैनिक अटैक्स में डालता है। तो वो, क्योंकि ये चीज एक विशिष्ट साइकिल है जो कि चलता है, पहले डिप्रेशन हुआ, सिर्फ डिप्रेशन की वजह से जो है कार्ब शुरू किए तो शुगर स्पाइक होनी शुरू होगी, जब शुगर स्पाइक हुई तो उससे फिर आपके शुगर हाई होने के जो कॉम्प्लिकेशंस वो डेवलप हो गए। तो हाई प्रोटीन डाइट जो है, अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं ले रहे और ज्यादा लंबे अरसे तक ले रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और जो उसमें नो शुगर आ जाती है कि शुगर यूज करना कितना फायदेमंद है? देखिए, शुगर से मुराद दो है। देखिए, एक तो वो चीनी है ना, जिसको हम शुगर कहते हैं, चीनी। नहीं, जैसे फ्रूट भी छोड़ दिया, शक्कर भी नहीं ले रहे, कोई भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिसमें शुगर होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें दाल में भी होती है शुगर, रोटी में भी शुगर होती है, वो ग्लूकोज जो बनता है वो बिल्कुल छोड़ देना कितना फायदेमंद या नुकसान? देखिए, अब ग्लूकोज अगर बिल्कुल छोड़ देना, आप कुछ भी चीज नहीं ले रहे ना, रोटी ले रहे हैं, चावल ले, जैसे शुगर बन ही नहीं रही, तो मैंने कहा हाई प्रोटीन डाइट होती है ना वो तो। जी जी जी। अच्छा, उसमें देखें, उसमें एक तो वेट तो रिड्यूस होगा, लेकिन आपके जो ब्रेन फंक्शंस है, मैंने बताया, डिप्रेशन आएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, उसके साथ फिर आपको डिप्रेशन होगा, फैटी लिवर हो सकता है, फैटी लिवर भी हो सकता है, फैटी लिवर भी हो सकता है। फिर फैटी लिवर की वजह से फिर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जी जी जी, वो साइकिल बन गया। तो अगर आप सिर्फ एक ही फूड के पार्ट को लेंगे, क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने 3 तरह के खाने बनाए। एक को हम कहते हैं कार्ब्स, शुगर वाली चीजें, जी जी जी। एक होती है प्रोटीन, ये गोश्त वाली चीजें, और एक होते हैं फैट्स। अब फैट्स भी लोग छोड़ देते हैं, हालांकि कुछ ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो कि लोगों को अगर छोड़ते हैं लोग, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। वो कौन से फैट्स हैं? और वो फैट्स देखें ना, जैसे आपका नट्स हैं, ठीक है, और एनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्योर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ये फैक्ट्री में बनी हुई नहीं, ठीक है, मक्खन है, दही है, इसको भी लोग छोड़ जाते हैं। तो ये, और नट्स को भी छोड़ देते हैं, सीड्स हैं, तो इनमें हेल्दी फैट्स हैं। अब ये जो हेल्दी फैट्स हैं, अगर आप ये छोड़ देंगे, जो बैड फैट्स हैं, जाहिर है वो, जैसे बनास्पति घी है, बनास्पति ऑयल है, ये तो बैड फैट्स है ना, ये ट्रांस फैट्स है, इनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। फ्राइंग जो है वो बिल्कुल भी जो है ना अनहेल्दी है। लेकिन आप अगर फर्ज करें डेयरी प्रोडक्ट्स ही छोड़, आप दही छोड़ लें, ठीक है, आप मक्खन भी नहीं ले रहे, आप जो है वो नट्स भी नहीं ले रहे कि यार फैट है, नहीं लेता, सिर्फ गोश्त खाते जा रहे हैं, तो ये फैट्स भी बॉडी में इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी अंदर रिपेयर चलती है ना बॉडी में, जो भी कोई डैमेज होता है, वो जो रिपेयर होती है, रीजनरेशन जिसे कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा पार्ट इन फैट्स का होता है। अच्छा, तो अगर आपकी बॉडी में समझे कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन है, और अगर फैट्स आपका बंद है, हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, वो बीमारी बढ़ेगी।
तो उससे रिपेयर का मैकेनिज्म जो है ना वो लो हो जाएगा, फिर हीलिंग डिक्रीज हो जाती है। जो लोग फैट्स नहीं लेते, सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, हेल्दी फैट्स भी नहीं लेते, कार्ब्स भी लेते, तो उनकी हीलिंग डिक्रीज हो जाती है, जो कुव्वत मुदाफ़त है वो जी। कमज़ोर हो जाती है। फिर मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डाइट का पार्ट लिया प्रोटीन, बाकी सब छोड़ दिया। तो ऐसा अल्लाह नहीं ताला करना, ने इतनी नेमतें दी हैं, फिर हाँ, इसीलिए कि सब खाओ, बट बैलेंस्ड होना चाहिए, इससे बैलेंस होना ये चाहिए। पैगाम मिलता है हाँ, हमें। और ये पैगाम मैं कहता हूँ कि यार आपकी जो प्लेट है उसके उसके ना 3 पार्ट्स होने चाहिए। उसमें आपका फैट भी होना चाहिए, उसमें आपका कार्ब भी होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब, वो कार्ब्स जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक कार्ब्स हैं, जैसे और होल व्हीट है, ठीक है। जौ का आटा है, ओट्स हैं, हम्म, नट्स हैं। ये मतलब ये चीज़ें आपकी उसमें होनी चाहिए, ठीक। जो कि ऑर्गेनिक होल कार्ब, होल व्हीट जैसे हो गया, या कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसे कहते हैं वो। तो एक पार्ट उसका भी हो गया, एक प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप छोड़े मत, छोड़े आप मत, बैलेंस कर लें। बैलेंस करें और हेल्दी चीज़ का इंतखाब करें। मतलब ठीक। प्रोटीन है तो हेल्दी प्रोटीन लें। आप ये ना करें कि ये जो डब्बे वाले जो प्रोसेस्ड प्रोटीन्स हैं, जैसे मैं नाम तो किसी का नहीं वो लूँगा, शेक्स वगैरह जो शेक्स वगैरह इस्तेमाल हो होते रहे हैं जी, होते, ये पाउडर ले मिलता है। लें, पाउडर मिलता है, या प्रोटीन शेक्स हैं, या ये ठीक। नहीं, ओरिजिनल, ठीक ठीक है। है ना? तो ये आपने करना है। तो ठीक। ये बेसिकली ये चीज़ है जो कि आज के लोगों में नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो कि लोगों के ज़हनों में आता है कि शुगर पेशेंट्स हैं अगर पेरेंट्स, तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर कितना असर डालती है शुगर? क्या उसको मुतासिर करती है? जी, जी। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें जो ये सेक्सुअल हेल्थ है, इसकी वीकनेस दोनों में, ख़वातीन में, मर्दों में। लेकिन चूँकि ये इसके साथ एक स्टिग्मा है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटीज़ में। यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो डेवलप ममालिक हैं उसमें लोग नहीं झिझकते। ठीक। अगर उनको होती है तो वो डॉक्टर से शेयर करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। यहाँ पे ज़रा ट्रेंड डिफरेंट है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ की वजह से उसको मर्दाना कमज़ोरी हो रही है, कोई वीकनेस हो रही है, वो नहीं शेयर करेगा डॉक्टर से। वजह वजह ये है कि यार डॉक्टर से शेयर किया तो वो किसी रिश्तेदार को पता चल जाएगा, घर वालों को पता चल जाएगा, वो मजाक उड़ाएंगे। ये एक स्टिग्मा है इस चीज़ के साथ। अब इस स्टिग्मा की वजह से होता क्या है, चीज़ वर्स हो जाती, नहीं शेयर किया ना डॉक्टर से, ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे नहीं कराई, तो ये टाइम के साथ फिर वर्स होता है। अच्छा। और इसकी वजह ये होती है कि जो आपका जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जी। सेक्सुअल सिस्टम, जी। वो डिपेंड करता है, उसकी को भी एक फूड चाहिए। और फूड कैसे आता है? ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए आता है। तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल या कंट्रोल जो भी है, पुरानी डायबिटीज़, उसकी वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई है वीक हो जाती है। तो किसी भी, जैसे हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसी तरह किडनी को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो किडनी फेलियर हो जाएगी। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या वो वीक हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। जब वीक हो जाएगा तो फिर इस तरह की कमजोरियां आती हैं। और ये खवातीन में डायबिटीज भी आपने खवातीन बताया? में भी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो वीक हो जाती है, और हार्मोनल बैलेंस वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ठीक। शुगर पेशेंट्स में बाज़ औक़ात आप ये देखते हैं कि बे-औलादी वाली कैफ़ियत जिसको हम कह सकते हैं, वो भी पैदा हो सकती है? देखिए इसमें जो इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं जी। कि बे औलादी है, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र जितने भी पेशेंट्स हैं लाखों की तादाद में हैं, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक हो जाए, सही। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक हो और डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड हो तो बे औलादी नहीं होती। ये सही। गलत कॉन्सेप्ट है कि यार शुगर हो गई इस बंदे को तो इसकी शादी नहीं कराओ, या हुँ। इसकी शादी ना कराओ या ना होने दो क्योंकि इसकी औलाद नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये जी। मिथ है एक। और ये भी बहुत ही अनटेक्निकल चीज़ है जो कि सोशल मीडिया के वसातत से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जो नॉन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से ये लोगों में आ रही है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि यार जिसको डायबिटीज़ हो गई है, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है। मेरे कई ऐसे पेशेंट जो कि ज़ाहिर 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, माशाअल्लाह। तो वो पहले जब मेरे पास शुगर के मरीज़ थे, आए थे या डायग्नोसिस हुई थी या दवाई शुरू हुई थी उनकी, वो यंग थे, शादी भी नहीं थी, सारा कुछ है, पढ़ते थे। हुँ। अब उनकी शादियाँ भी हुई हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं उनके। माशाअल्लाह। अपनी डायबिटीज़ को ठीक मैनेज की है, कोई इनफर्टिलिटी नहीं है, बड़ी अच्छी औलाद। अब हमारी एक बड़ी डिग्निटी है स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी वसीम अकरम। जी, जी, मैं नाम लेने लगी थी कि वो कितने हेल्दी तरीके से अपनी उस चीज़ को साथ लेकर भी हाँ, चल रहे हैं और ओह अपनी हो! हेल्दी लाइफ़ हेल्दी गुज़ार रहे लाइफ, हैं, औलाद माशाअल्लाह। भी है, सारा कुछ है। तो कहाँ से इनफर्टिलिटी? हुँ। अगर इनफर्टिलिटी होती तो उनको कितने अरसे से डायबिटीज़ है, तो उनकी इनफर्टिलिटी ना हो जाती। हुँ। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है कि यार डायबिटीज़ के साथ जो है बच्चे पैदा नहीं हो सकते, बिल्कुल होते हैं।
और कई मेरे हज़ारों लाखों पेशेंट्स हैं जिन्होंने शुगर को कंट्रोल करके बड़ी अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी गुजार रहे हैं, औलाद भी है और बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हर दुनिया की नेमत से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बस शुगर कंट्रोल रखिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके जी, रखा। एक और नुक्ता पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, लोगों के ज़हनों में ये ख्याल भी आता है कि एक बीमारी अगर माँ बाप को है तो वो बच्चे में चली जाएगी, तो अगर माँ या बाप में से कोई शुगर पेशेंट है तो क्या पैदा होने वाला बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है? देखिए, अगर माँ बाप दोनों को डायबिटीज है, आपका ये क्वेश्चन है ना कि जी अगर दोनों को डायबिटीज है, वैसे तो अगर जी, एक को भी एक डायबिटीज को है भी तो है। बच्चे को रिस्क तो हो जाता है। अच्छा, दोनों को है, रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि बच्चे को हो सकती है आइंदा आने वाली जिंदगी में ठीक। डायबिटीज। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बच्चा पैदा ही होगा तो शुगर का मरीज पैदा हो, ऐसा नहीं। क्योंकि लोग ये समझते हैं लोग यही समझते, कि यही जी मेरा माँ सवाल बाप था। दोनों को शुगर हो गई है तो अब इसका जो बच्चा आएगा दुनिया में हुँ, उसको भी वो डायबिटिक होगा, तो बड़ा परेशान, जी नहीं करें, नहीं हुँ, बच्चे करें, फैमिली प्लानिंग करें क्योंकि शुगर का मरीज पैदा करना है। ये बड़ी गलत फहमी है और कई पेशेंट आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, जो आने वाला बच्चा है वो उस पर खतरा बढ़ जाता है जिसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज होने का, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो पैदा होते सारी शुगर का मरीज होगा। नहीं, अगर उस बच्चे को आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे रखते हैं जिसका जिक्र अभी हम कर रहे जी, हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, लाइफस्टाइल बिल्कुल। उसका हेल्दी हो, उसकी डाइट अच्छी हो, उसकी बैलेंस डाइट हो। ये नहीं है कि उसके शुगर कार्ब्स बंद कर दें, नहीं, उसको हुँ, बैलेंस और ऑर्गेनिक फूड पे लेके आएं, होल व्हीट पे लेके आएं, उसको एक्सरसाइज का, वॉक का आदी बनाएं, उसको खिलाड़ी बनाएं। बिल्कुल कोई डायबिटीज नहीं होगी जी, उसको। बोलिए। प्रिवेंशन है ना, ठीक है। अगर रिस्क फैक्टर है, देखिए अब मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर आप जिस घर में रहती हैं, जी, ठीक है, आपको टेलीफोन आता है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि यार आप के घर पे अटैक हो सकता है, ठीक। ठीक है नहीं, तो क्या होगा? आप क्या करेंगी? उस अटैक से बचने के लिए गार्ड्स रखेंगी, सिक्योरिटी करेंगी। होता है ना, एक अगर आपको एक चीज का खतरा आ गया तो आपने उसके खिलाफ एकदम बात हासिल की, ऐसा ही तो है। नहीं हुआ, सिक्योरिटी होगी। इसी तरह पाकिस्तान का किसी ममालिक से अगर कोई खतरा होता है, पाकिस्तान क्या करता है? सिक्योरिटी इंक्रीज कर देता है, बॉर्डर्स पे चेक्स रख देता है, थोड़ा सा वगैरह सही निकाल के दूसरे को भी डराता है। ये सारे टोटके होते हैं ना, जी, आपको ऐसा ही है। अपनी एनिमी को। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। आपको पता है कि मेरे आने वाले बच्चे को हुँ, शुगर हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उसमें अपने आप को दुश्मन से जैसे बचाने के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, तो उसके सिक्योरिटी करें ना, क्या करें? उसको हेल्दी लाइफस्टाइल दें। बिल्कुल ठीक। नहीं होगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये तो बड़ा आपने अच्छा नुक्ता उठा दिया इस गुफ्तगू में कि आप सिक्योरिटी रखें, सिक्योरिटी चेक रखें। एक हेल्दी इंसान जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन इम्कान हो सकता है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, जैसा लाइफ़स्टाइल है कि कोई भी बीमारी हो सकती है। शुगर इतनी कॉमन है, अब पाकिस्तान इसमें टॉप पे चला गया है। तो कोई भी एक शख्स कौन-सी ऐसी आदत अपनाए या कैसा लाइफ़स्टाइल हो जो ये इससे बच सके? प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे मैं चाहती हूँ तमाम देखने वाले भी सुनें। मतलब जिसको डायबिटीज नहीं है, नहीं है, या अगर उसको रिस्क फैक्टर है, उसके पेरेंट्स को है या उसकी फैमिली में है, तो वो चाहता है कि मैं बच के रहूं इससे। मैं तो बिल्कुल बच कैसे गई। इकदाम? जी, देखिए, उसमें ये है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। अब लाइफ स्टाइल में क्या चीजें आती हैं? आपका खाना, जी, आपका सोना, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज, आपका चलना फिरना, ये सारी आपकी लाइफ स्टाइल में आती है। प्लस आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है, उससे आपने अपने आप को टेंशन वाली जिंदगी नहीं लेनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। तो अगर कोई भी बंदा अपने आप को बचाना चाहता है, अगर उसको खतरा है डायबिटीज का, तो एक चीज तो उसने बहुत जरूरी करनी है, वो ये करना है कि अपने वजन को इन चेक रखना है, ठीक। अपने वजन पे नजर रखनी है। उसको कभी भी अपना जो बीएमआई है, या जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं, जो हाइट से और वेट से जो जी, नापा जी, जाता है, बिल्कुल, उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका बीएमआई कभी भी 27-28 से ऊपर ना जाए। ठीक है, ये पहला उसने प्रिवेंशन करनी। सही। दूसरा उसने ये करना है कि उसने अपनी जो भी बिजी लाइफ है, उस चाहे देखिए प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बिजी तो कोई नहीं हो सकता ना, जी, या हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे ज्यादा तो बिजी कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर वो अपने जिंदगी में से आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कितने बिजी हैं? आप कितने बिजी हैं जी, क्या कर सकते हैं? अगर आप 30-40 मिनट रोजाना अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते एज के हिसाब से, यंग है जिम जाएं आधा पौने घंटे के ठीक लिए, है, मिडिल एज है जॉगिंग करें पार्क्स में सही। जाके, ओल्ड एज है घर में आप डिफरेंट किस्म की योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑन चेयर एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की वर्जिश कर सकते हैं। क्यों नहीं करते आप?
इतना क्या बिजी है आप में ना कि जो आप नहीं करेंगे तो आप डॉक्टर साहब ये है ना बिजी होने की वजह, आप घंटों एक सोफे पे बैठे हैं और बच्चे बड़े बूढ़े सबको ही बीमारी लग चुकी है कि घंटों स्क्रॉल करना है, घंटों। ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी ये बीमारी प्लीज बताएं हमारे देखने वालों को। देखिए ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, आपने बताया ना कि मोबाइल पकड़ के बैठे हुए, ठीक है ना, अब बैठ के आप वो कह रहे हैं कि जी मैं रीलें देख रहा हूँ या मैं वीडियोस देख रहा हूँ और मैं जनाब लोगों से गपशप कर रहा हूँ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ, ठीक है आप करें, इसका रोल है, मैं ये नहीं इनकार कर रहा कि या सोशल मीडिया का या रील्स का या इस टाइप का रोल है, आपको इन्फॉर्मेशन देती है ये चीजें, लेकिन सिर्फ यही ना करें ना। आपने आधा पौना घंटा जो है वो मोबाइल साइड पे रख के साइलेंट करके आप निकलें, एक्सरसाइज करें, ये वो दूसरी चीज है जिसकी वजह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने, मैंने वेट का बताया जी बिल्कुल, ठीक है, दूसरी ये चीज कि आपने आपको फिजिकल एक्टिव बनाए, ठीक है, चाहे जो भी एज ग्रुप है उसके हिसाब से, और हजारों किस्म की वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं जो आप अपनी एज के हिसाब से वो कर सकते हैं, आप वो देखें और फॉलो करें उसको। और खाने पीने में क्या करें? खाने पे अब तीसरी चीज है डाइट, पहला तो हो गया ना वेट पे नजर रखनी है, दूसरी चीज आपने एक्सरसाइज की आदत बनानी है, तीसरी चीज है अपनी डाइट पे। डाइट जैसे मैंने जिक्र किया कि डाइट आपने बैलेंस डाइट रखनी है, आपने सिर्फ एक किस्म का पार्ट नहीं ले लेना कि यार नो कार्ब, ठीक, या सिर्फ हाई प्रोटीन या हाई फैट, नहीं, आपने बैलेंस डाइट लेनी है और नेचुरल डाइट पे आना है, जो हमारे आबाओ अजदाद, दादा दादी, नाना नानी या परदादा वगैरह यूज करते थे। क्या करते थे? होल व्हीट खाते थे, ठीक है, गंदम खालिस लेते थे, बिल्कुल ठीक है जी, और जैसे जौ का आटा है, बेसन का आटा है, इस तरह के जो आटे हैं ये वो लेते थे, ठीक है नहीं, चावल भी वो खाते थे, ठीक है ना, लेकिन वो उनकी लाइफ में जो है ना कैलोरीज जो इंटेक करते थे उनकी बर्निंग बहुत ज्यादा थी, यहाँ से वहां अगर जाना है किसी घर तो पैदल जाते थे, ठीक है, तो ये चीज आपने जो हमारे जो आबाओ अजदाद जिस तरह के थे जिंदगी गुजारते थे, अपने पेरेंट्स से पूछे ना, उनको पता होगा, आप उस तरह की खाने अपनाएं कि वो जो खाते थे, और बिल्कुल सब्जियां और फ्रूट्स जो है उनकी खुराक का मेन पार्ट होता था। माए तो अभी भी डांटती रह जाती है, ये ऑर्डर ना करो, ये सब्जी खा लो, ये कर लो, बच्चे नहीं सुनते। देखिए जो स्वीट्स है ना, ये जो बेकरी की स्वीट्स हैं जैसे केक्स हैं, अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो कि प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल है। बेकरी, केक, बिस्किट, रस, हलवे पीछे, फ्रूट्स पे आए। अच्छा, बिल्कुल भी ना खाएं, ये वाला मीठा बिल्कुल भी ना खाएं। देखिए क्रेविंग होती है, हमने खाया है कभी कभार, लेने में कोई हर्ज। देखें आप ये जो मैंने जिक्र किया जिनका ना, ये प्रोसेस फूड्स में आते हैं। अगर आपको मीठा खाने के दिल कर रहा है, घर में खीर बना ले, घर में बनाए ना, आप गजरेला बनाएं, गाजर काटें। अच्छा ठीक है, आप बाजार से लाकर खाने से मना कर रहे हैं, घर पे आप वही सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन उसको नेचुरल तरीके से, बिल्कुल ठीक, घी देसी घी यूज करें, सही, बजाय बनास्पति घी यूज करने का। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो बजाय चीनी डालने के, व्हाइट शुगर, आप स्टीविया डालें, ठीक है, बहुत हेल्दी, कोई डायबिटिक नहीं है, गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल करें, वो नेचुरल ऑर्गेनिक मीठा है। तो ये तरीके तो सारी चीजों के मौजूद है, लेकिन अगर हम सिर्फ बाजारी चीजों पे जाएंगे तो ये चीज हमें फिर शुगर करवा के रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, रमजान में जो शुगर पेशेंट्स हैं या जो नॉन शुगर पेशेंट्स भी हैं, उन्हें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए रमजान में तो जो शुगर पेशेंट्स हैं ना, उनमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल मना करते हैं कि आप रोजा ना रखें, पहले तो उन पे बात कर लेते ना, ठीक है, कुछ देखिए सारे शुगर पेशेंट रोजा नहीं रख सकते, ये बात क्लियर, ठीक है जी। कुछ डायबिटिक्स या कुछ शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं जो रोजा रख सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं नहीं रख सकते। तो मैं इन दोनों का फर्क बताऊंगा तो खुद लोग समझ जाएंगे कि यार हम रख सकते भी हैं कि नहीं है, हमारे पे डॉक्टर से मिल लें आप रमजान से पहले। वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे उनको टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 जो डायबिटिक्स होते हैं, जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनके लिए तो मेरा मशवरा ये कि वो रोजा ना रखें। अच्छा। क्योंकि वो फिर रोजे रखने की वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल, या हाइपरग्लाइसीमिया, हाई शुगर लेवल की कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसे डीके कहते हैं, उस तरह की कॉम्प्लिकेशन उनको रोजा रख के हो सकते हैं। ये टाइप 1 डायबिटिक्स की बात करता हूँ, जो यंग होते हैं और इंसुलिन ले रहे होते हैं, तो वो तो ना रखें। और अगर रखना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ डॉक्टर, अपना जो डॉक्टर है, जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है, जो शुगर जो भी मैनेज कर रहा है उनकी, उसके साथ क्लोज राब्ते में, डेली बेस पे, ठीक, हर रोजे में उसके साथ राब्ते में, तो फिर आप रख सकते हैं। वो भी फिर रिस्की होता है उसमें, तो टाइप 1 के लिए तो मैं कहूंगा कि ना रखें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स। अब यहाँ पे 2 लोग ऐसे टाइप 2 डायबिटिक्स
जिनकी पिछले 1-2 महीने रमज़ान से पहले जो पिछला जो 1 महीना या 2 महीना अगर उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, यानी दिसंबर जनवरी आप सोच लें, क्योंकि फेब में रोजे फेब में रोजे हैं, तो आपका जनवरी या दिसंबर में दिसंबर। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, ठीक। आपका HbA1c टेस्ट है वो 10 से ऊपर है या 11 से ऊपर है, सही। ठीक है, आपका फास्टिंग भी बहुत हाई जा रहा है, इवन कि 200 प्लस है, आपका रैंडम लेवल भी 300 प्लस है, और वो दवाइयों और डॉक्टर से मिल के नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं रख सकते ठीक। आप भी, फिर बहुत ज्यादा यानी कॉम्प्लिकेशन 1 और 2 में ये आपने जो बताया ये नहीं रख सकते। ये नहीं रख सकते। ये ऐसे लोग हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हाई हो रही है मेडिकेशन के साथ, तो ये रोजा रखने से इनकी शुगर मजीद हाई जाएगी, तो वो नहीं रख सकते। अच्छा, दूसरे टाइप 2 डायबिटिक वो होते हैं जिनका पिछले 1-2 महीने में, जनवरी में या दिसंबर में, उनको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हुए, लो शुगर सही, लेवल्स के, सही। मेडिकेशन की ज्यादती की वजह से हुए हैं, किसी भी वजह से हुए हैं, लेकिन मुतवातर उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि जी मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे पसीना आता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं, लो शुगर लेवल्स के अटैक्स आ रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया सही। जिसे कहते हैं, तो वो रोज़ा ना रखें। ठीक है, ये ठीक। तीसरी किस्म के हो गए। पहले बहुत हाई वाले, जी जी जी। लो वाले नहीं रखें। अब तीसरे वो पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक जिनको शुगर के साथ साथ शुगर के मर्ज की या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हो गई है। मसलन किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है, उनको रीनल फेलियर हो गया है, क्रेटिनिन उनकी बढ़ी हुई है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी किडनीज अब खराब हो गए, डायलिसिस लें या ना लें, तो वो नहीं रख सकते। ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, जो गुर्दे वॉश करवाते हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और वो हार्ट की मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ उन्होंने स्टंटिंग भी करवाई हुई है और प्लस वो हार्ट की मेडिकेशन मल्टीपल दवाइयाँ लेते हैं और उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग है, वो रोज़ा ना रखें, और रखेंगे भी तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके, क्योंकि वो भी हार्ट के प्रॉब्लम में आ सकते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। और या वो डायबिटिक्स जिनको सवेर किस्म की जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथी है शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से, तो वो भी रोज़ा ना रखें। तो 3 तरह के हो गए ना, एक वो जिनका बहुत हाई है, एक वो जिनका बहुत लो रहता है हाइपोग्लाइसेमिक, और ये जिनके गुर्दे खराब हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल मेडिकेशंस में, या सिवियर किस्म की उनको न्यूरोपैथी या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, तो वो भी रोजा ना रखें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अभी न्यूरोपैथी की हमने बात की, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, पिंडलियों में ऐसे लगता है जैसे चिंटियां रेंग रही हों, अब इस तरह की चीजें, बेहोशी भी तारी हो जाती है, ये क्या है? क्या ये शुगर से रिलेटेड कुछ है? जी देखिए, ये जो हाथ पाँव का सुन्न हो जाना या उनमें चूंटियां रेंगना या जलन होना, ये बहुत ज्यादा डायबिटीज में एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन या है। ठंडे गर्म भी हो जाना, ठंडे हाथ गर्म पांव? भी हो जाती है, ये सारी एक ही कॉम्प्लिकेशन ठीक है। की डिफरेंट अलामात हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। उसमें अच्छा। होता क्या है कि जो नर्व्स हैं, जिनको हम उर्दू में नस कहते हैं, ये नर्व्स जो है ना, ये वीक हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे वो नर्व्स जिनका दिमाग से फासला बहुत ज़्यादा है, यानी अच्छा। पाँव जो है, पाँव या पाँव की उंगलियों की जो नसें हैं, नर्व्स हैं, उनका दिमाग के साथ डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, पाँव तो ज्यादा नीचे है, होते हैं, जी ब्रेन ऊपर है, जी जी तो जी। काफ़ी ज़्यादा फासला है। तो ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, हार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है ठीक। ड्यू टू डायबिटीज़। सही। अच्छा, अब ये जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है नर्व्स की, ये नर्व्स को वीक कर देती है, और उनके जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। और ये याद रखिएगा कि जब नर्व्स के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, जब उनकी डेथ स्टार्ट होती है, तो वो ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। मतलब वो ऐसे ही रहेंगे, अब ठीक नहीं हो सकते, रिपेयर नर्व नहीं हो टिश्यू अगर सकते। डैमेज हुआ है तो वो फिर इरिवर्सिबल डैमेज है। अल्लाह। ठीक है, तो जब एक खास किस्म की हद से नर्व डैमेज ज्यादा हो जाए, तो फिर ये सिम्टम्स होते हैं जिसका जिक्र आपने किया। सही। फिर हम कहते हैं कि जी डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी डेवलप होना शुरू हो गई या हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिम्टम्स हैं, इनसे रिवर्सल तो मुमकिन है, लेकिन जो डैमेज हुआ है, जो कि इसकी बुनियाद है, जो इसकी वजह है, किस डैमेज की? न्यूरोपैथी डैमेज की, नर्व डैमेज की, वो रिपेयर नहीं होगा। हाँ, तो फिर करते क्या? इलाज कैसे करते हैं? अब दूसरा सवाल आप, इलाज हम ये करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि अब ये जो भी डैमेज हुआ है न्यूरोपैथी का, नर्व्स का, ये एक जगह रुक जाए, इसको हम स्टॉप, इस प्रोसेस को हम बिगड़ने स्टॉप की तरफ ना जाए, यही रुक जाए। इसको प्रोग्रेस करने से हम रोक सकते हैं।
लेकिन जो हो चुका है उसका रिवर्सल नहीं कर सकते। यानी जो सेल मर गए हैं उनको हम दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि मजीद सेल डैमेज ना हो। कैसे? शुगर लेवल कंट्रोल करके, उसके कुछ नर्व टॉनिक्स होते हैं उनका यूज करके, कुछ वर्जिश होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं वो करवा के, कुछ डाइट होती है न्यूरोपैथिक डाइट उसको करवा के। तो ये मल्टीपल चीजें जो हम करवाते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, डायबिटीज की कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से शुगर लेवल बड़ी नीचे आता है, बड़ा अच्छा हेल्दी कंट्रोल होता है। उसके इस्तेमाल से, डाइट के इस्तेमाल से, वर्जिशें करके और कुछ न्यूट्रिशन दे के, नर्व न्यूट्रिशन वो दे के, तो हम चाहते हैं कि ये डैमेज मजीद प्रोग्रेस ना करे। तो ये इलाज होता है। ठीक डॉक्टर साहब, ये काफ़ी मुफीद चीज़ें लोगों तक पहुंच गई और आई एम श्योर के लोग इसकी तरफ तवज्जो भी देंगे। रमज़ान से रिलेटेड एक और सवाल के ऐसे लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं, रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के दौरान वो अपनी शुगर को बढ़ा लेते हैं, या बाज़ औक़ात रमज़ान के दौरान वो ऐसे खाने खाते हैं कि वो शुगर पेशेंट बन जाते हैं, उनके लिए एहतियात बताएं। अच्छा देखिए, आपका मतलब ये है कि जो पेशेंट्स नहीं है लेकिन मतलब आप रोजा रख रहे हैं, ठीक है ना, और उनको ड्यूरिंग रमजान या रमजान के फौरन बाद शुगर हो जाती है, ऐसा है। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के फिर डिस्कस भी करेंगे कि आप जो खाते हैं फौरन इफ्तार के वक्त, वो कितना उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। मैं आपको एक क्लिनिक का वाकया सुनाऊं, और ये मैं मेरे पास आने वाले तकरीबन 20-25% लोगों की यही कहानी है। मैं जरा हिस्ट्री लेता हूँ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम्हें डायबिटीज कैसी हुई, क्यों हुई, कैसे, कब, अब कुछ 4 साल पुराना मरीज आया मेरे पास या कोई पुराने जी। तो पता है वो क्या कहते हैं? अक्सर 20 से 25% लोगों का जवाब ये होता है कि मुझे रमजान के बाद हुई थी जी। मुझे ड्यूरिंग रमजान हुई थी। मैंने बड़ा अच्छा रोजा रखा, मैं कोई शुगर नहीं, मेरे माँ बाप को शुगर नहीं, बस मैंने रोजे रखे और मुझे जो है रमजान के बाद पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया, मेरा वजन कम हो गया। तो किसी ने मुझे कहा यार टेस्ट कराओ, या डॉक्टर के पास गया, उसने कहा टेस्ट कराओ, तो पता चला शुगर होगी। तो ये फैक्टर है, और ये रमजान का कसूर नहीं है, रोजे का इसमें कोई रोल नहीं है कि मैं ये कहूं कि जी रोजे की वजह से शुगर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो फास्टिंग है, ये जो रमजान है, इसमें तो बहुत ज्यादा नेकियां, और आप कह सकते हैं ये एक ऐसा महीना है, अगर आप सही तरीके से इसको पा लेना तो जन्नत आपकी, बेहतरीन, ठीक है ना, इससे कोई इनकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रमजान है, इसमें हमारा जो किचन का बजट है वो बढ़ता क्यों है भाई? जब हमारे सहाबा कराम या हदीस देख लें या सुन्नत देख लें, तो उनमें तो उनके जो रमजान के दरमियान उनके खानों के बजट कम हो जाते थे, जीरो। भाई खाना ही नहीं है, रोजा है, तो हम क्या, ये हमारा क्या वजह है कि हमारा जो किचन का बजट है, आप भी देखते होंगे, मैं खुद, हमारा ड्यूरिंग रमजान, मैं बताती हूँ आपको डॉक्टर साहब, बजट बढ़ जाता है। बहुत सी फ्रूट चाट हमने बनानी है, उसमें बहुत सा मीठा डालना है, फिर हमने शरबत पीने हैं, फिर हमने पकौड़े, समोसे, फ्राइड आइटम्स, और वो फौरन खोलते ही खा पी। लाल शरबत ना हो तो रोजा होगा ही नहीं। मतलब कोई ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अगर ये रोजा के टाइम है और इस गिलास में अगर लाल रंग का पानी नहीं है तो मैं तो रोजा ही नहीं खोलूंगा। यार लाल पानी नहीं है यार हमारे पास, मैं कैसे? तो ये चीजें हैं ना, मानती इन बात को जी? अच्छा, अब ये जो डाइट है ना, इस वजह से होती है हमें रमजान के बाद शुगर, ये सब मीठा बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपकी अफ्तारी में जो है वो बेकरी का सामान बेहद, समोसा, कोड़ा, फ्राइंग बहुत ज्यादा, ठीक है, प्लस हमारे खाने 4 बन जाते। कैसे? मैं बताता हूँ भाई, रमजान में तो 2 खाने होने चाहिए ना, एक सहरी एक अफ्तारी। नहीं, क्या हुआ, सहरी की, अच्छा, उसके बजना अफ्तारी की, नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के आके आए तो खाना खाया प्रॉपर तीसरा खाना, एक खाना सुबह सहरी का था, दूसरा आ गया अफ्तारी, तीसरा आ गया खाना भाई रात का खाना, रोजा रखा हुआ यार, अफ्तारी करके गए खाना खा लिया, तीसरा खाना हो गया, ठीक है। अब रात को सोने लगे हैं, ठीक है। अब आजकल तो नाइट्स लंबी है ना, गर्मियों में क्या होता है, जब रोजे होते क्या होते हैं, नाइट्स छोटी होती है। यार छोड़ो यार, सुबह सोएंगे सहरी करके, है कि नहीं? ऐसी बात, ऐसा ही फैक्ट है। मैं आप कह रहा हूँ सब लोगों को, 75% लोग क्या करते हैं कि गर्मियों के रोजों में सोते नहीं है, जागते हैं और सहरी के बाद सोते हैं। क्या करते हैं, खाना खा लिया ना, अब ज़ाहिर जाग रहे हैं, 11 बजे 10 बजे, फिर भूख लगी, लाओ भाई सुबह रोजा रखना है यार, लाओ कुछ लाओ, खा लिया, चौथा खाना हो गया, ठीक है। फिर 5वां क्या हुआ, सहरी हो गई। तो 4-5 खाने हमारे होते हैं। इसी वजह से हमारे रमजान का जो बजट है वो डबल हो जाता है। और फिर सेहत पर और हम क्या कहते हैं, महंगाई। देखिए, आप हर चीज गवर्नमेंट पे ना डालें ना, हर चीज अब महंगाई नहीं है, आप खुद हैं उसके जिम्मेदार। आपका जो बजट बढ़ रहा है रमजान में, वो महंगाई की वजह से नहीं बढ़ रहा, या वो कोई गवर्नमेंट की वो नहीं है
ये आपकी अपनी गलती है जिसकी वजह से आपका बजट बढ़ रहा है रमजान में, क्योंकि आपने अब 4-5 खाने खाने। हालांकि इस्लाम में रमजान में 2 खाने हैं, वो सुन्नत है, वो क्या, एक सहरी है और एक अफ्तारी है, बस। तो आप ये खाएं। आप क्यों आप जो है वो अफ्तारी के बाद भी खाने खा रहे हैं और रातों को जाग के खाने खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डायबिटीज होगी। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की लाइफस्टाइल पे आते हैं, उनको रमजान में या रमजान के फौरन बाद शुगर हो जाती है। और ऐसे केसेस आपके पास आपने कहा बहुत 25% 25% पेशेंट ऐसे हैं जिनको अगर हिस्ट्री पता की जाए ना, या कब हुई थी, क्यों हुई थी, रमजान के बाद हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी आदत जिम्मेदार हैं, बाकी किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की, बहुत कुछ जाना, रोज़मर्रा क्या करना चाहिए, उसके अलावा रमज़ान में क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है 1 साल से पहले अब हम नेक्स्ट सेशन कर लेंगे। इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका।